नमस्कार साथियों, विद्या मंदिर द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम फिजिक्स की क्लास में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले 2 सप्ताह में हुई क्लासों में हमने पहले अध्याय के कुछ भाग का अध्ययन किया था। आज हम उसी से आगे अगला हेडिंग लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके संदर्भ में बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का सवाल आता है। इसकी परिभाषा पूछी जाती है और इसके गुणों के बारे में पूछा जाता है। तो मैं इसकी परिभाषा को पहले बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करने वाली काल्पनिक जो रेखाएं होगी, उन रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई धनावेश है या कोई ऋणावेश है, हमने कहा था कि उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। तो वो विद्युत क्षेत्र बना कैसे? तो उसके चारों ओर, आवेश के चारों ओर इस विद्युत क्षेत्र का निर्माण करने वाली कुछ रेखाएं होगी जो काल्पनिक होगी, जो दिखती नहीं है। ऐसी उन्हीं रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। ये आवेश के चारों ओर होती है और यही विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। इन रेखाओं में कुछ गुण पाए जाते हैं। इन रेखाओं के गुण परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला गुण ये है, धनावेश से ये बाहर की ओर निकलती है। अगर कोई आवेश धनावेश है तो ये उसके चारों ओर जो बल रेखाएं होगी, ये उसके बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होगी। हमको दिखती नहीं है, लेकिन ये उसके चारों ओर बाहर की तरफ निकलती हुई होती है। कोई भी ऋणावेश होता है, दूसरा गुण ऋणावेश के ये अंदर की ओर होती है। ऋणावेश जो होगा, ऋणावेश के चारों ओर ये बल रेखाएं जो होगी, ये उसके अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होगी। तो पहला गुण हो गया, धनावेश से ये बाहर की ओर निकलती है, ऋणावेश के ये अंदर की ओर निकलती है। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण, यदि आपने धनावेश को और ऋणावेश को पास पास में रख दिया, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, धनावेश से बल रेखाएं निकलेगी और ऋणावेश में समा जाएगी। तो धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाएगी। तो देखिए आप, धनावेश से ये निकल रही है और ऋणावेश पे समाप्त हो रही है। इस तरह से ये इनके चारों ओर आपको दिखती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना, मतलब होगी इसके चारों ओर। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में प्लस और माइनस के बीच में ये बल रेखा एकदम सीधी है। तो सीधी होने का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर सर्वाधिक विद्युत क्षेत्र पाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, ये वक्रीय हो रही है। वक्रीय होने का मतलब है कि ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे दूरी बढ़ने के साथ जो है वो कम होता है। प्लस और माइनस की बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षण करती है, इसीलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो सर्वाधिक होता है। लेकिन अगर हमने 2 समान आवेशों को पास में रख दिया, प्लस और प्लस को, तो इनकी बल रेखाएं जो है वो सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। आप देख रहे हो, ये आकर्षण नहीं हो रहा है, ये प्लस से जो बल रेखाएं निकल रही है और ये भी यहाँ से निकल रही है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। तो इनकी बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। ये चौथा गुणधर्म है। इस विद्युत बल रेखाओं की अवधारणा को समझाने वाला जो वैज्ञानिक था, वो वैज्ञानिक था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने जो है इन अवधारणाओं को समझाया था, इन बल रेखाओं के बारे में बताया था। ये 4 गुण है। पांचवा गुण है, बल रेखाएं जो होती है, ये मान लीजिए बल रेखा जा रही है और अगर इसके किसी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींच दी जाए, जैसे ये बल रेखा जा रही है और ये कोई बिंदु है और यहाँ हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये स्पर्श रेखा जो होती है ये हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। माने बल रेखाएं जहां पे भी होगी, वहां पे कोई काल्पनिक एक बिंदु ले लीजिए और वहां स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ये 5वां गुणधर्म है। छठा गुणधर्म है, 2 बल रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटेगी। जैसे मान लीजिए ये बल रेखा ऐसे जा रही है और ये बल रेखा ऐसे जा रही है, तो ये कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्योंकि अगर हम मान भी ले कि अगर ये एक दूसरे को काट रही है, तो इनके कटान बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखाएं जो होगी वो 2 हो जाएगी। एक तो ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे हो जाएगी, और ये 2 स्पर्श रेखाएं क्या करेगी, 5वें गुणधर्म के अनुसार 2 दिशाओं को व्यक्त करेगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव एक ही होती है, दो कभी नहीं होती, इसलिए कभी भी बल रेखाएं आपस में नहीं काटेगी। ये जो गुण है ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है दो विद्युत बल रेखाएं कभी आपस में क्यों नहीं काटती, तो हमको यही उत्तर देना है कि दो बल रेखाएं अगर आपस में काटेगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएगी और वे दो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगी, दो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को बताएगी, जबकि ये संभव नहीं है, इसलिए ये कभी आपस में नहीं काटेगी। 7वां गुणधर्म, अगर कोई समविभव पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ जहां पर पूरे पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान है, ऐसा पृष्ठ जहां पर सभी जगह पर विभव का मान एक समान है, अगर वह पृष्ठ है तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत होगी। जैसे मान लीजिए ये मैं एक पृष्ठ ले रहा हूं, ये एक समविभव पृष्ठ है, तो इसके द्वारा जो विद्युत बल रेखाएं होगी वो सदैव इसके लंबवत होगी, 90 डिग्री पे होगी। ये जो है वो इसका 7वां गुणधर्म है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं, ये हमको याद करना है। ये 2 नंबर का हेडिंग हमारे कोर्स में है। अगला हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो ध्रुव, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव। जैसे हम जानते हैं धरती के भी दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, और दोनों ध्रुवों की जो प्रकृति है वो एक दूसरे से विपरीत है। उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र में या विद्युत स्थिर वैद्युतिकी में अगर आवेशों के दो ध्रुव है, जैसे मान लीजिए एक है माइनस का क्यू, माइनस प्रकृति का आवेश है, और एक है प्लस क्यू, ये धनावेश है। दो विपरीत आवेश जिनका मान समान है, माने परिमाण समान, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, लेकिन एक माइनस में है एक प्लस में है, ये दो आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, जैसे मैंने इनके बीच की दूरी मान ली है 2 है, कुछ भी हो सकती है, तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तो इसको हम, इस व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी, दो आवेश जिनका परिमाण समान है, जिनकी प्रकृति एक दूसरे से विपरीत है, अगर वे कुछ दूरी पर स्थित है तो इस व्यवस्था को भौतिकी में विद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। ये जो O है ये इनका मध्य बिंदु है। अगर हम इस द्विध्रुव की जो ये रेखा है, दोनों मिलाने वाले आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, अगर इसी रेखा को काल्पनिक रूप से हम आगे बढ़ा दें तो ये जो रेखा है ये विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। और अगर इसी अक्ष के लंबवत अगर कोई काल्पनिक रेखा खींच दें तो ये जो रेखा होगी इसको हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष कहेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष तो ये होगी और ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष हो जाएगी, अक्ष और निरक्ष। ये व्यवस्था जो होती है इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसी पर आधारित अगली हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब ये एक घूर्णन गति में शब्द काम में आने वाला होता है। इसको हम, जैसे घूर्णन गति होती है वहां पे किसी एक बिंदु के सापेक्ष अगर कोई वस्तु किलकित है, घूम रही है, तो हम वहां पे उसको आघूर्ण कहते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे ये द्विध्रुव है और ये मध्य बिंदु वो है, इसके सापेक्ष अगर ये किलकित है तो यहाँ पे भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसको हम P से, स्मॉल p से निरूपित करेंगे। यह एक सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर तीर का निशान आएगा। अब ये क्या होता है, ध्यान देना। जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है, इसमें से कोई भी एक आवेश, जैसे प्लस ले लो या माइनस ले लो, ठीक है, उसका परिमाण, जैसे प्लस का अगर परिमाण लोगे तो प्लस क्यू आएगा, लेकिन अगर माइनस क्यू का परिमाण ले लेंगे तो प्लस क्यू आ जाएगा। तो किसी भी एक आवेश का परिमाण और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है उसका गुणनफल, जैसे ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ठीक है, इनके मध्य की दूरी है 2a। तो एक कोई भी आवेश और इनके मध्य की दूरी, इनका जो गुणनफल होगा उसी गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और मध्य की दूरी का जो गुणनफल होगा उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो P बराबर हो जाएगा 2aq, सदिश रूप में सदिश P बराबर 2a सदिश इंटू q, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जब सूत्र ये है तो मात्रक क्या हो जाएगा, 2a जो है दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर और q का मतलब कूलाम, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। कूलाम
आवेश का मात्रक है, विमा हो जाएगी A1 T1 और मीटर दूरी है तो L1, तो टोटल विमा हो जाएगी M0 L1 T1 A1, ये इसकी विमा हो जाएगी। अब हम अगले हेडिंग में विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। जैसा अभी हमने पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव जो होता है, एक आवेश -q, एक आवेश +q, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमें उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष के ऊपर कोई एक बिंदु स्थित होगा, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो देखिए पहले चित्र समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा -q आवेश और कुछ दूरी पर ये हमारा +q आवेश, और ये इनका मध्य बिंदु O और इनके मध्य की ये दूरी जो है वो है 2a। तो ये जो व्यवस्था होती है इसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमें इसी द्विध्रुव के कारण इसकी अक्ष पर, अभी हमने अक्ष को पढ़ा था कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को यदि काल्पनिक रूप से आगे बढ़ा दीजिए तो ये उसकी अक्ष कहलाती है। इसी अक्ष के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है। ये जो P बिंदु है ये इसकी अक्ष के ऊपर स्थित है, और हम ये मान लेते हैं कि ये बिंदु इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है यहाँ पर। तो हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अगर हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम +q आवेश के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर -q आवेश के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करेंगे, और कुल तीव्रता यहाँ ज्ञात करने के लिए परिणामी तीव्रता के लिए दोनों का योग कर देंगे। तो हम लोगों ने इसी पार्ट में एक डेरिवेशन पढ़ा था, एक हेडिंग पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माने ये एक बिंदु आवेश है, इसके कारण यहाँ तीव्रता क्या होगी? तो सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी का पता करना होगा। चूंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की, अब ये आधी दूरी है, इसको a, ये पूरी दूरी 2a है तो ये a हो गई, ये भी a हो गई। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? r - a। इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी r + a। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने इन आवेशों से उस बिंदु की दूरी का पता कर लिया, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमें सबसे पहले इनकी दूरियों का पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके कारण यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर इसके कारण यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करेंगे, और यहाँ पे परिणामी तीव्रता को निकालने के लिए दोनों का योग कर देंगे, तो कुल तीव्रता यहाँ पे निकल जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि हम सबसे पहले +q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। +q के कारण P बिंदु पर ज्ञात करने के लिए यहां से यहां तक की दूरी है r - a, तो r - a ये है, तो +q आवेश के कारण P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E1, हम इसको E1 मान रहे हैं, kq बटा r - a का स्क्वायर। सूत्र होता है kq बटे r, तो r यहाँ पे r - a है, तो kq बटा हो जाएगा r - a का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे, जैसा हम जानते हैं ये +q आवेश है, और +q आवेश के कारण तीव्रता की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, तो तीव्रता जो होगी वो पहली तीव्रता E1 इस तरह से होगी। तो हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सदिश बराबर kq बटे r - a का स्क्वायर r के पास में एकांक सदिश लगा दिया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम -q आवेश के कारण यहाँ पे निकालेंगे, तो -q से यहाँ तक की दूरी क्या है? r + a, तो इसी प्रकार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? E2 बराबर kq r + a का स्क्वायर माइनस r का कैप। माइनस r का कैप क्यों आया? क्योंकि ये माइनस आवेश है, और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है, तो वो जो होगी वो उसकी दिशा ऐसे होगी, और ये जो दिशा है वो E1 की विपरीत है, इसीलिए यहाँ एकांक सदिश जो आया वो माइनस में आया है। तो सूत्र हो जाएगा E2 बराबर kq बटे r + a का स्क्वायर माइनस r का कैप। अब हमें यहाँ पे कुल तीव्रता निकालनी है, हम दोनों का योग कर देंगे, तो E बराबर हो जाएगा E1 + E2। जब दोनों का योग करेंगे तो समीकरण 1 और 2 से मान रख दो,
1 से मान यहाँ पे रख दिया, ये रहा, 2 से मान यहाँ पे रख दिया, ये रहा। इन दोनों को पास में रख दिया तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, के क्यू यहाँ पे भी है, के क्यू यहाँ पे भी है, आर कैप यहाँ पे भी है, आर कैप यहाँ पे भी, तो के क्यू आर कैप कॉमन आ रहा है, के क्यू आर कैप को कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ बच गया 1/r - a का स्क्वायर, ये माइनस ये रहा, यहाँ हो गया 1 + r + a का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया के क्यू आर कैप। यहाँ पे अब हम लसापा लेते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, सर्व समीका होती है a² - b² वाली, तो यहाँ हो जाएगा r² - a का स्क्वायर और होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर आ गया। लसापा लेके किया इसको तो यहाँ पहले आ गया r + a का स्क्वायर माइनस हो गया r - a का स्क्वायर। हम इसकी सर्व समीका से इसको खोल देंगे, ये प्लस की सर्व समीका से खुल जाएगा, ये माइनस की सर्व समीका से खुल जाएगा, बाहर माइनस का निशान है इसलिए सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ऐसा करने पर r² से r² कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, 2ra जुड़ के 4ra हो जाएगा, नीचे हो जाएगा r² - a² का होल स्क्वायर और के क्यू आर कैप पहले से बाहर है, तो इस तरह से ये पद आ गया। अब हम इस पद को ध्यान से देखें, नीचे लिखा हुआ है r² - a², r का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक की दूरी और a का मतलब होता है इतनी सी दूरी। हम चित्र में ध्यान से देखें तो r जो दूरी है वो a की तुलना में बहुत बड़ी दूरी है, इसीलिए हमने लिखा r > a, और हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब हम r की तुलना में a को नगण्य मान सकते हैं। हमने a के स्क्वायर को 0 कर दिया, जैसे ही a के स्क्वायर को 0 कर दिया नीचे r² का स्क्वायर मैंने r की घात 4 हो गई, तो लिख दिया r की घात 4, और ऊपर जो था 4ra उसके हमने टुकड़े कर दिए, 4 के 2 × 2 टुकड़े कर दिए, तो ये हो गया 2 × 2 और पीछे हो गया ra के क्यू आर कैप, तो ra के क्यू आर कैप पूरा लिख दिया। ऐसा करने से 2aq इसको हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तो ये बन गया p, और ये जब मान यहाँ रख दिया एक r से ये कट गया तो 2kp/r³ हो गया r एकांक सदिश में। तो ये जो है अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया, और इसका सूत्र जो मिला है वो मिला है 2kp/r³। तो इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के ऊपर हमने तीव्रता को पता कर लिया। ये जो डेरिवेशन है ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है और एक निबंधात्मक प्रश्न में आता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत समझनी है, बाद में तो छोटी सी गणितीय अवधारणा गणितीय मैथमेटिक्स लगानी है, बाकी शुरुआत समझ ली अगर तो आपसे ये पूरा भी हो जाएगा। ये द्विध्रुव पर आधारित पहला डेरिवेशन है। इसी तरह से अगला डेरिवेशन है निरक्ष के ऊपर तीव्रता ज्ञात करना। ये अक्ष के ऊपर ज्ञात की, वो है निरक्ष के ऊपर तीव्रता को ज्ञात करना। अगले हेडिंग में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। पहले डेरिवेशन में हमने अक्ष के ऊपर ज्ञात की, अब हम निरक्ष के ऊपर ज्ञात करेंगे। तो पहले चित्र को ध्यान से समझना, चित्र थोड़ा इसका अच्छा वाला है तो ध्यान से समझना। देखिए ये है -q आवेश, ये है +q आवेश, ये मध्य बिंदु O, दोनों के मध्य की में दूरी 2a, यहां तक की दूरी a, ये दूरी a। तो ये जो व्यवस्था है इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके लंबवत एक रेखा खींच देते हैं अपन, यही रेखा जो है वो निरक्ष कहलाती है। हमें इसी निरक्ष के ऊपर एक बिंदु मान लेते हैं हम P, इसी P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये -q आवेश जहां पे पड़ा है उस बिंदु को A मान लेते हैं, +q पड़ा है उस बिंदु को B मान लेते हैं। हमें इन दोनों आवेशों के कारण इस स्थान पर, ये निरक्ष के ऊपर है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम वैसे यहाँ से यहाँ पे ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे ज्ञात करेंगे और फिर परिणामी ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करते हैं तो दूरी यहाँ से यहाँ तक लेनी पड़ेगी, और ये प्लस आवेश है तो तीव्रता की दिशा कैसे हो जाएगी, बाहर की ओर ऐसे। तो तीव्रता की दिशा जो है वो बाहर की ओर हो जाएगी, और यहाँ इसके कारण जो तीव्रता हो जाएगी उसको नाम मैं दे देता हूँ E1।
ये जो है वो द्विध्रुव के साथ थीटा कोण पे है। तो यहां से यहां तक तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस दूरी का ज्ञात होना जरूरी है। तो हम पहले तो ये मान लेते हैं कि मध्य बिंदु O से P बिंदु जो है वो r दूरी पर है। मध्य बिंदु O से P बिंदु r दूरी पर है। यहां से यहां तक की दूरी a है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, तो ये दूरी हो जाएगी आपके रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसके कारण तीव्रता की दिशा बाहर की ओर हो जाएगी। अब हम इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे, तो ये माइनस क्यू आ गया इससे, तो माइनस क्यू के कारण तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है, तो तीव्रता की दिशा जो है अंदर की ओर हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो तीव्रता जो है वो इस तरह से हो जाएगी, ये हो जाएगी E2। ये भी यहाँ से थीटा कोण पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वापस ये r है, ये a है, तो ये जो दूरी है ये हो जाएगी रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पर E1 की दिशा ये है, E2 की दिशा ये है। इसका मतलब इस स्थान पर तीव्रताओं की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग कोणों पर है, एक ही दिशा में या एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे से कुछ कोण बना रही है, अलग अलग दिशाओं में है। इसका मतलब यहाँ पर तीव्रता परिणामी ज्ञात जब करेंगे तो इन दोनों का एक दिशा में होना जरूरी है। इसलिए हम इन्हें एक दिशा में लाने के लिए इस बिंदु पर घटकों का वियोजन करेंगे। तो घटकों का वियोजन करेंगे तो क्या करेंगे? E1 जो है वो इस तरह से है और E2 इस तरह से है। तो E1 इस तरह से, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक तो ये हो जाएगा और इसका क्षैतिज घटक के लिए एक लाइन खींचनी पड़ेगी। क्षैतिज घटक इस तरह से इधर हो जाएगा। यहां से इसका कोण थीटा है, तो इसका क्षैतिज घटक हो गया E1 cos थीटा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E2 E1 sin थीटा। उसी प्रकार से E2 इस दिशा में है और यहां से ये कोण थीटा है, तो एकांतर कोण ये भी थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दो, E2 यूं है, तो E2 यूं है, थीटा कोण यहां से बन रहा है, तो इसका क्षैतिज घटक यहीं आ जाएगा, तो E2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक इसका नीचे की ओर आ जाएगा E2 sin थीटा। तो अब आप ध्यान से देखो, cos घटक जो है वो एक ही दिशा में है दोनों, और sin घटक एक दूसरे के विपरीत है। अगर यहाँ पे E1 और E2 का मान बराबर हो जाए तो ये दोनों घटक विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़कर परिणामी तीव्रता का मान बताएंगे। तो इसका मतलब है तीव्रता जो निकलेगी वो इन्हीं घटकों के द्वारा निकलेगी और इन्हीं से हमको यहाँ पर निरक्ष के ऊपर तीव्रता का मान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? प्लस क्यू के कारण यहाँ तीव्रता पता करेंगे, माइनस क्यू के कारण यहाँ तीव्रता पता करेंगे और फिर इन घटकों के द्वारा परिणामी तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ये चित्र थोड़ा समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए इसको। सबसे पहले हम प्लस क्यू आ गया, इसके कारण P बिंदु पर तीव्रता का पता करते हैं। तो प्लस क्यू के कारण यहां से यहां तक की दूरी है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये दूरी है, तो यहां से यहां तक तीव्रता क्या हो जाएगी? सूत्र होता है kq बटे r स्क्वायर। तो q है तो E1 हो जाएगी kq बटे r स्क्वायर, ये रूट में है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगी और इसकी दिशा हो जाएगी bp की दिशा। तो E1 सदिश लिख देंगे kq बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर bp की दिशा में। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है, रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो kq बटे हो जाएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और रूट है तो रूट हट जाएगा स्क्वायर के कारण, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। ये दिशा हो जाएगी pa की दिशा। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 माने यहाँ से यहाँ पे तीव्रता, समीकरण 2 माने यहाँ से यहाँ पे तीव्रता। हम दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें, दोनों को ध्यान से देख रहे हैं तो दोनों का मान समान आ रहा है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर E2। E1 जो सदिश है वो E2 सदिश के बराबर है, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, हम ये पता कर चुके हैं कि दोनों के कारण यहाँ पे जो तीव्रता होगी वो समान होगी।
लेकिन यहाँ पे तीव्रताओं की जो दिशा है वो एक दूसरे से अलग है, इसलिए हमने घटकों का वियोजन किया। घटकों का वियोजन किया तो साइन घटक एक दूसरे के विपरीत और बराबर है, इसलिए ये निरस्त हो जाएंगे, और कॉस घटक एक ही दिशा में है, इसलिए जुड़कर परिणामी तीव्रता का मान देंगे। तो परिणामी तीव्रता इनके कारण निकलेगी, तो यहाँ पे परिणामी तीव्रता हो जाएगी E सदिश बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो ये दोनों जुड़ गए और इसकी दिशा जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होगी, इसलिए पास में आ जाएगा माइनस का पीक है, माने द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो इनकी दिशाओं के विपरीत होगा, तो ये पास में आ जाएगा। E1 और E2 दोनों बराबर है समीकरण 3 से, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ते ही हो जाएगा 2E1 cos थीटा, पीछे है p माइनस p का कैप। E1 का मान समीकरण 1 में आ चुका है, cos थीटा का मान चित्र में से आ जाएगा। कैसे? मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये कर्ण है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, यहां से यहां तक की दूरी r है और ये है a, तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार a कर्ण है रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो cos थीटा हो जाएगा a बटा रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये मान और समीकरण 1 से E1 का मान, दोनों मान उठा के यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 2kq बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और cos थीटा का मान ये आ गया, ये माइनस का p पीछे चल रहा है। ऊपर ध्यान से देखिए 2aq का मतलब p होता है, जैसे ही ये मान यहाँ डाल देंगे ऊपर हो जाएगा kp और पीछे p कैप चल ही रहा है, नीचे एक तो पूरा पद है और एक आधा पद है, पूरा पद और आधा पद मिलके हो जाएगा 3/2, तो 3/2 घात हो गई। हम पहले डेरिवेशन में भी कह चुके हैं r जो है वो a से बहुत बड़ी है, तो a स्क्वायर को लगभग नगण्य कर दें तो r स्क्वायर को ही रखेंगे, तो r स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो r क्यूब आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते ही E सदिश का मान आ जाएगा kp बटा r क्यूब, पीछे माइनस का p कैप। अगर सदिश रूप में न लिखें तो निरक्ष पे तीव्रता आ जाएगी kp बटा r क्यूब, अक्ष पे आई थी 2kp बटा r क्यूब और निरक्ष पे आ गई kp बटा r क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे जो तीव्रता आई है वह अक्ष की तुलना में आधी आई है, ठीक है ना, अक्ष पे आई थी 2kp बटा r क्यूब और यहाँ आई है kp बटा r क्यूब। तो इस तरह से ये जो डेरिवेशन था ये निरक्ष पे तीव्रता को हमें बताता है, ध्यान से देखिए। अगला हेडिंग है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर। एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब जहां पे बल रेखाएं जो है वो एक समान रूप से चल रही है। इसी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव आपने रख दिया, थीटा कोण पे रख दिया, तो उस द्विध्रुव के ऊपर बल लगेगा जिसके कारण वो घूमना चाहेगा, तो घूमना चाहेगा तो वहां पे कितना बल आघूर्ण काम करता है उसी को हमें अगले डेरिवेशन में ज्ञात करना है। तो चित्र में हमने क्या किया, ये लाइनें जो खींची है ये एक समान विद्युत क्षेत्र की लाइनें हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र E है, इसके अंदर हमने ये माइनस q आवेश, ये प्लस q आवेश का एक द्विध्रुव रख दिया है थीटा कोण पर, इन बल रेखाओं से थीटा कोण पे रख दिया। इन दोनों की मध्य की दूरी 2a है, इस बिंदु को नाम दे दिया a, इस बिंदु को नाम दे दिया b, तो ये यहाँ पे थीटा कोण पर है। जब ये इस प्रकार से यहाँ पे होगा तो इसके ऊपर भी बल लगेगा इस सिरे पर और इस सिरे पे भी बल लगेगा, ये प्लस q आवेश है इसलिए बल की दिशा जो होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, तो बल इस प्रकार से लगेगा, वो हो जाएगा F सदिश बराबर q E सदिश, और ये है माइनस q आवेश इसलिए यहाँ बल की दिशा जो होगी इसके विपरीत होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का q E सदिश विपरीत। दोनों बलों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, इस कारण क्या होगा, ये द्विध्रुव यहाँ पे घूमना चाहेगा, इसीलिए यहाँ पे काम करने वाला जो बल होगा वो बल आघूर्ण से व्यक्त होगा। और हमने लास्ट ईयर पढ़ लिया था बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू आघूर्ण भुजा, और आघूर्ण भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सिरों के मध्य की लंबवत दूरी, तो काल्पनिक रूप से हम ये मान लेते हैं ये दूरी ये है BC, हम इसको ज्ञात करेंगे, ये आघूर्ण भुजा हो जाएगी। तो बल आघूर्ण जो हो गया वो हो गया टॉर्क, टॉर्क बराबर F इंटू BC। अब BC का पता करना है तो हमें इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा, इस त्रिभुज में ये लंब है तो आघूर्ण भुजा BC जो है वो त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से ये BC ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करने के लिए हमें साइन थीटा लगाना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो BC बटा हो जाएगा 2a,
BC ज्ञात करने के लिए हो जाएगा 2a sin थीटा। कर्ण का मतलब ये दूरी 2a है, तो BC बराबर आ जाएगा 2a sin थीटा। ये मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो टॉर्क बराबर F का मान QE पहले से ज्ञात है, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा QE इंटू 2a sin थीटा। 2AQ को हम P कहते हैं। जैसे ही यहाँ पे रखेंगे टॉर्क बराबर हो जाएगा PE sin थीटा। यही इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। टॉर्क बराबर PE sin थीटा। अगर इसको सदिश रूप में लिख देंगे तो टॉर्क सदिश बराबर हो जाएगा P सदिश क्रॉस E सदिश, क्योंकि साइन है और साइन का मतलब होता है सदिश गुणनफल। तो टॉर्क सदिश बराबर हो जाएगा PE सदिश इंटू E सदिश। तो ये जो है समीकरण, ये दोनों इसके ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण को व्यक्त करेंगे। यहाँ पर दो स्थितियां लगाई जा सकती है। अगर थीटा को हम 0 डिग्री मान लें, जैसे ये ऐसे ना होकर ऐसे हो जाए 0 डिग्री पे, तो जैसे 0 मानेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मतलब टॉर्क का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई बल आघूर्ण उसके ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर 90 डिग्री मान लें, इस तरह से खड़ा मान लें, तो जैसे खड़ा मानेंगे तो बल ज्यादा लगेगा, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो टॉर्क का मान हमें प्राप्त हो जाएगा PE। इसका मतलब 90 डिग्री पे जब ये होगा तो इसके ऊपर सर्वाधिक बल आघूर्ण काम करेगा और 0 डिग्री के ऊपर कोई बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये जो अंतिम हमारे इस पार्ट का डेरिवेशन था, ये यहाँ खत्म हो गया है और इस तरह से हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया है। तो आप ध्यान से इन सभी डेरिवेशन को देखिएगा। इस क्लास में जो करवाए गए डेरिवेशन है वो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिएगा। धन्यवाद।